नमस्कार। आज हम 1970 के दशक के एक ऐसे कास्टिंग फैसले पर चर्चा करने वाले हैं जिसने लिटरली पूरे बॉलीवुड की दिशा ही बदल कर रख दी। मतलब एक ऐसी घटना जिसने फिल्म इंडस्ट्री के काम करने के तरीके और पावर डायनामिक्स को पूरी तरह से उलट-पलट दिया। तो चलिए इस कमाल के सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए सीधे इस मुद्दे पर आते हैं। मशहूर लेखक सलीम खान के इन आक्रामक शब्दों पर गौर कीजिए। हमने उनका एक विकल्प बनाया, अमिताभ बच्चन नाम का एक हीरो जिसने राजेश खन्ना को खत्म कर दिया। ये काफी ड्रामेटिक वर्ड्स हैं, है ना? ये उस दौर के एस्टैब्लिश्ड स्टार्स और इन बागी राइटर्स के बीच के टकराव को बखूबी दर्शाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए हमें उस दौर की ग्राउंड रियलिटी में जाना होगा। भाग 1, संकट में देश, 1970 का प्रेशर कुकर। अब एक ऐसी कास्टिंग जिसने एक बिल्कुल नया हीरो पैदा किया, उसके पीछे की वजह समझने के लिए हमें 1970s के दशक के भारत की सोशो पॉलिटिकल हालात को समझना होगा। देश लगातार एक के बाद एक संकट झेल रहा था, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। देखिए, 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ, फिर 1964 में भयंकर सूखा पड़ा जिससे अनाज की भारी कमी हो गई, फिर 1974 की विशाल रेलवे हड़ताल और अंत में 1975 में इमरजेंसी यानी आपातकाल लग गया। चारों तरफ बेरोजगारी और भुखमरी थी और आम जनता का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पुलिस और जुडिशरी पर से विश्वास बिल्कुल उठ चुका था। और इस सब का असर सिनेमा पर पड़ना तो तय था। लोग अंदर से निराश और गुस्से में थे। ऐसे में पुरानी बॉलीवुड की वो खुशनुमा, एस्केपिस्ट रोमांटिक फिल्में अब उन्हें राहत नहीं दे पा रही थीं। दर्शकों के आक्रोश को दिखाने के लिए सिनेमा में एक कल्चरल वॉइड बन चुका था, एक ऐसी खाली जगह जिसे अब एक बिल्कुल नए नजरिए से भरना जरूरी था। भाग 2, रोमांटिक सुपरस्टार दौर, पुराना बनाम नया। अब इन दोनों कलाकारों के बारे में जो बात सच में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है, वो ये कि दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। उस वक्त इंडस्ट्री पर प्योरली रोमांटिक सुपरस्टार्स का राज था। एक तरफ थे राजेश खन्ना, जो अल्टीमेट एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार थे, लेकिन उनका एक एरोगेंट इमेज था और हमेशा उनके आसपास हाँ में हाँ मिलाने वालों की भीड़ रहती थी। दूसरी तरफ थे अमिताभ बच्चन, एक 30 साल के फेल्ड न्यूकमर जो लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी आग और रॉ इंटेंसिटी थी। सोचिए, एक रेनिंग सुपरस्टार की जगह एक स्ट्रगलिंग एक्टर पर इतना बड़ा दांव लगाना, ये लिटरली एक बहुत बड़ा रिस्क था। और इस कास्टिंग का किस्सा तो किसी डोमिनो इफेक्ट से कम नहीं है, मतलब पूरी अफरा तफरी। डायरेक्टर यश चोपड़ा सबसे पहले देवानंद को चाहते थे, पर उन्होंने मना कर दिया। फिर प्रोड्यूसर गुलशन राय ने राजेश खन्ना को साइन कर लिया। शत्रुघ्न सिन्हा भी इस प्रोजेक्ट से जुड़ने वाले थे, लेकिन राजेश खन्ना के साथ उनकी पुरानी दुश्मनी थी तो उन्होंने फिल्म छोड़ दी। और जब बाद में राजेश खन्ना खुद बाहर हुए तो उनके पीछे पीछे नवीन निश्चोल और विजयंत माला ने भी प्रोजेक्ट छोड़ दिया। टोटली क्योटिक। भाग 3, लेखकों की शर्त, सलीम जावेद का फैसला। इन सारे बदलावों के पीछे सिर्फ 2 लोगों का आत्मविश्वास था, सलीम जावेद, और यही दोनों लेखक इस इंडस्ट्री में आने वाले भूकंप का मेन रीजन बन गए। ये फैक्ट सच में दंग कर देने वाला है कि दीवार जैसी ऐतिहासिक फिल्म की 95 सीन्स वाली बेहद कसी हुई स्क्रिप्ट सलीम जावेद ने सिर्फ और सिर्फ 18 दिनों में लिख डाली थी। उनके दिमाग में हर एक सीन, हर एक डायलॉग का नक्शा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। अपनी स्क्रिप्ट पर उन्हें इतना गर्व था कि उन्होंने प्रोड्यूसर गुलशन राय के सामने एक डायरेक्ट शर्त रख दी। उन्होंने साफ कह दिया कि शायद ये फिल्म किसी और के साथ भी चल जाती, लेकिन ये एक इडील कास्टिंग नहीं होती, वो बस एक कॉम्प्रोमाइज होता। उन्होंने क्लियरली राजेश खन्ना को लेने से इनकार कर दिया और इस बात पर अड़े रहे कि इस ग्रिटी स्क्रिप्ट की आत्मा के साथ इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन ही कर सकते हैं। भाग 4, नए हीरो का जन्म, एंटी हीरो की शुरुआत। इन लेखकों की इसी जिद का नतीजा था एक बिल्कुल नए और लेजेंडरी किरदार का जन्म। अमिताभ का चुनाव एकदम परफेक्ट साबित हुआ क्योंकि उनका पर्सोना उस स्क्रिप्ट की रिबेलियस टोन से पूरी तरह मैच करता था। यहीं से शुरुआत हुई आइकॉनिक एंग्री यंग मैन की। ये सिर्फ कोई टर्म नहीं था, ये 1970 के दशक के यूथ की दबी हुई निराशा, गुस्से और एंटी एस्टैब्लिशमेंट फीलिंग का एक प्रतीक था। अमिताभ की उस सप्रेस्ड रेज ने उन शहरी गरीबों और मजदूरों को आवाज दी जिन्हें सोसाइटी में बिल्कुल किनारे कर दिया गया था। इस कैरेक्टर को और ऑथेंटिक बनाने के लिए सेट पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हुई।
पहला किस्सा, एक दर्जी ने गलती से अमिताभ की वो मशहूर नीली शर्ट थोड़ी लंबी सिल दी थी। अब उसे एडजस्ट करने के लिए उन्होंने कमर पर एक गांच बांध ली और गेस व्हाट, वो एक आइकॉनिक स्टाइल बन गया। दूसरा किस्सा, फिल्म में पिता के दाह संस्कार वाले सीन में अमिताभ ने खुद सजेस्ट किया कि वो चिता को अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हैंड से आग लगाएंगे। क्यों? ताकि उनके हाथ पर लिखा वो दर्दनाक मेरा बाप चोर है वाला टैटू स्क्रीन पर पूरी तरह से हाईलाइट हो सके। इन छोटी छोटी क्रिएटिव डिटेल्स ने उस किरदार की रॉ अपील को हमेशा के लिए अमर कर दिया। भाग 5, नए नियम, बॉलीवुड के बदलते पावर डायनामिक्स। अब पर्दे पर जो आग लगी थी उसने तो सिनेमा को बदला ही, लेकिन पर्दे के पीछे भी पावर और पैसे का पूरा इक्वेशन हमेशा के लिए बदल गया। और ये डेटा इस बात को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। जहां लीड एक्टर अमिताभ बच्चन की फीस लगभग 1.5 लाख रुपए थी, वहीं लेखक जोड़ी सलीम जावेद ने बजट का 2% मांगा और उन्हें 3 लाख रुपए मिले। मतलब लीड हीरो की फीस से एग्जैक्टली डबल फीस सिर्फ स्क्रिप्ट राइटर्स को मिली। ये उस वक्त के हिसाब से किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो इन सारे बड़े जोखिमों का फाइनल रिजल्ट क्या रहा? बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ा धमाका। इस फिल्म ने इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दी। करीब 31 मिलियन यानी 3 करोड़ 10 लाख टिकट्स बेचे गए और फिल्म ने लगभग 267% का मैसिव रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया। इस बेहिसाब सफलता ने साबित कर दिया कि स्ट्रॉन्ग कहानी और परफेक्ट कास्टिंग का पावर आखिर क्या होता है। इस चर्चा को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर 1970 के दशक में एक सिंगल कास्टिंग अल्टीमेटम ने बॉलीवुड का पूरा इतिहास और ढांचा बदल दिया था, तो आज के दौर के स्टूडियोज ऐसे कौन से जोखिम हैं जो लेने से घबराते हैं? ये वाकई में एक बड़ा सवाल है। इस जानकारी से भरे सफर में साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।